जय हिंद स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल सोनू सर क्लासेस में। एंड आई होप आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आप सभी की स्टडी भी काफी अच्छे से चल रही होगी। आप सभी कैसे हैं एक बार लाइव चैट में फटाफट से बता दें, फिर हम सभी आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। सो डियर स्टूडेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के सीरीज में कुछ और क्वेश्चंस आप सभी के आ चुके हैं, बट ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपके एक स्पेसिफिक चैप्टर से लेकर के आए गए हैं, जो कि वर्क पावर एंड एनर्जी चैप्टर है, यानी कि आपका जो कि कार्य कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, जिस चैप्टर का नाम है ना, वर्क पावर पावर एंड एनर्जी। ठीक है, यानी कि कार्य शक्ति एवं ऊर्जा, ये चैप्टर का नाम है। इस स्पेसिफिक चैप्टर के क्वेश्चंस हम लोग आज के इस लाइव सेशन में करने वाले हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो यहाँ पर देखिएगा, आप सभी का सबसे पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आ चुका है डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सेशन को लाइक करेंगे, फटाफट से शेयर करेंगे अपने सभी प्यारे साथियों के साथ, ताकि जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन कर रहे हैं हमारे साथ जुड़ करके शानदार जानदार बेहतरीन और जबरदस्त तैयारी बच्चे कर सकें। ठीक है, तो डेली शाम को क्लासेस आपकी हो रही हैं, शाम को 5 बजे आपकी लाइव क्लास हो रही है। ठीक है, फिजिक्स की आपकी। ओके, और इसके अलावा आपका एक क्लास होता है मैथ्स का, जो कि शाम 7 बजे यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होता है। तो मैथ्स की लाइव क्लासेस, फिजिक्स की लाइव क्लासेस बिल्कुल भी मिस ना करें, डेली ज्वाइन करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको दोनों ही सेशंस में सॉल्व कराए जा रहे हैं। इसके अलावा एक और हम प्लान कर रहे हैं, बहुत जल्दी अनाउंस करेंगे, केमिस्ट्री की भी लाइव क्लासेस बहुत जल्दी ही लाएंगे, जो कि रेगुलर क्लासेस होंगी। जैसे कि फिजिक्स और मैथ्स आप देख पा रहे हो, लगातार रेगुलर क्लास हो रही है, कोई गैप नहीं, चाहे संडे हो मंडे हो, है ना, क्लासेस हो ही जाती हैं। चाहे एक कंबाइंड क्लास में ही हम आपको सॉल्व कराएं, बट क्वेश्चंस कराते ही कराते हैं। मतलब पर डे फिक्स है कि 30 क्वेश्चन सॉल्व करोगे ही करोगे आप लोग, है ना। तो सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी साथियों के साथ, और पहले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। देखिएगा पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, कह रहा किसी इंजन की सामर्थ्य जो है, पावर जो है, वो 1 अश्वशक्ति है, 1 हॉर्स पावर है ना, 1 HP है, ऐसा बताया जा रहा है। तो कह रहा है उसका तात्पर्य क्या है, इट मींस उसका मतलब क्या है, ये पूछ रहा है। द पावर ऑफ एन इंजन इज 1 हॉर्स पावर, इट मींस, है ना, ये आपसे पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है आपका, इंजन 746 न्यूटन बल आरोपित करता है। ऑप्शन नंबर बी है, इंजन द्वारा किए जाने वाले कार्य की जो दर है वो 746 जूल प्रति सेकंड है। ऑप्शन नंबर सी दिया जा रहा है कि इंजन द्वारा कुल किए जाने वाले कार्य जो है वो 746 जूल हैं, या उपरोक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। तो क्या सही आंसर होगा बच्चों? तो आप सभी को मैंने बताया है कि 1 हॉर्स पावर इज इक्वल टू 746 वॉट होता है ना। थ्योरी की क्लास जो है वो एप्लीकेशन में ऑलरेडी आप सभी को दी जा चुकी है। तो 746 वाट जो होता है वो 1 हॉर्स पावर का मतलब होता है। लेकिन अब वॉट तो दिया नहीं है यहाँ पे, 746 तो दिख रहा है बट वॉट तो दिख नहीं रहा है। न्यूटन की अगर बात करें तो ये तो फोर्स की यूनिट होती है, तो ये हो नहीं सकता, है ना, ये हो नहीं सकता, ये ऑप्शन हो नहीं सकता। ठीक है, जूल जो है वो ऊर्जा की बात करता है, तो जूल ऊर्जा की बात कर रहा है, तो अगर ये कोई कार्य हो तो भाई ये भी सही हो सकता है, ये भी नहीं हो सकता है, लेकिन, है ना। तो हमारे पास क्या दिया है, जूल प्रति सेकंड दिया है, तो पावर इज इक्वल टू होता है W/T, यानी कि कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं भाई, है ना। क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पर W जो है वो कार्य है जिसकी यूनिट जूल होती है, और टाइम जो होता है उसे हम यहाँ पे सेकंड में मेजर करते हैं। तो जूल प्रति सेकंड जो है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया है, बिल्कुल एकदम सही आंसर है आपका। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर है ना। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे आप सभी का क्वेश्चन आ चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक घोड़ा 20 न्यूटन के बल द्वारा किसी गाड़ी को 5 मीटर तक खींचता है। घोड़े द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। A horse pulls a car up to 5 meter with a force of 20 newtons. Work done by the horse. Horse के द्वारा वर्क डन कितना हुआ, ये आपसे पूछा जा रहा है। 5/10 जूल, 20/5 जूल, 20 × 5 जूल, या इनमें से कोई नहीं।
कार्य पूछ रहा है आपसे, वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट आपका यहाँ पर दिया हुआ है आपका एस की वैल्यू जो कि 5 मीटर है, और फोर्स आपको दिया हुआ है जिसकी वैल्यू 20 न्यूटन है ना, 20 न्यूटन आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, वर्क निकालने के लिए फोर्स इनटू आपको डिस्प्लेसमेंट कर देना है, और आपको मिल जाएगा वो वैल्यू जो कि जूल में हमें मिलेगी। ठीक है, तो सी ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं यहाँ पर, सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं आपका। चलो, तो अगला क्वेश्चन देखना, क्वेश्चन नंबर 3 आप सभी की स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है क्वेश्चन बच्चों, आप सभी से कह रहा है कि एक पिंड एक बॉडी पर 40 न्यूटन का बल जो है लगाने से वह बल की दिशा में 60 डिग्री के कोण पर 20 मीटर विस्थापित हो जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है। तो बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना यानी कैलकुलेशन कीजिए, क्या होगा। बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 40 न्यूटन्स ऑन अ बॉडी इट 60 डिग्री इज डिस्प्लेस्ड 20 मीटर एट एन एंगल इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाय फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए है आपका 200 जूल, ऑप्शन नंबर बी है आपका 400 जूल, ऑप्शन नंबर सी है आपका 600 जूल, ऑप्शन नंबर डी है आपका 700 जूल। तो बताइएगा व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा बच्चे, है ना, लाइव चैट में बताइएगा फटाफट से। तो आप सभी को मैं बता दूं कि यहाँ पर जो एक्चुअल आपके वर्क का फार्मूला होता है विथ एंगल, अगर एंगल की अगर बात करें, जब भी एंगल यानी कोण की बात कर दे, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा आपका हो जाता है। ठीक है भाई, तो F इंटू एस कॉस थीटा हो जाता है। ऐसे में हम लोग यहाँ पे W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा यूज करते हैं। तो यहाँ पर देखिए थीटा आपका दिया हुआ है, 60 डिग्री आपको एंगल दिया हुआ है। ठीक है, ये गिवन है। ओके, इसके अलावा आपको यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट दिया गया है वो बता रहा है कि 20 मीटर का डिस्प्लेसमेंट है। इसके अलावा बता रहा है 40 न्यूटन का बल लगाया जा रहा है, तो फोर्स जो है वो 40 न्यूटन है, यानी कि 40 न्यूटन है, ऐसा यहाँ पे बताया जा रहा है। और वर्क आपसे पूछ रहा है, तो सारी वैल्यूज दी हुई है, रखेंगे और सॉल्व करके निकाल लेंगे। एफ की वैल्यू है 40 न्यूटन, एस की वैल्यू है 20 मीटर, और थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है, तो यहाँ पर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है भाई, तो यहाँ पर cos 60 की वैल्यू क्या हो जाएगी, cos 60 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 1/2, यानी कि 1/2। 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में, और आपका यहाँ पर 400 जूल मिल जाएंगे। नहीं, 400 जूल जहां भी मिल रहा है वो आपका करेक्ट आंसर ही नहीं, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन देखना क्या कह रहा है, किसी वस्तु पर 7 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु बल की दिशा में 8 मीटर विस्थापित हो जाती है, बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना कीजिए, है ना। ये आपसे पूछा जा रहा है। बाय अप्लाइंग अ फोर्स ऑफ 7 न्यूटन्स ऑन एन ऑब्जेक्ट, द ऑब्जेक्ट माइग्रेट्स 8 मीटर इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, कैलकुलेट द वर्क डन बाय द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट, है ना। तो यहाँ पर आपको क्या क्या दे दिया गया है, आपको फोर्स दे दिया गया है जो कि 7 न्यूटन है, और आपको डिस्प्लेसमेंट दे दिया गया है, और आपको 8 मीटर का जो है यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट दिया गया है। ठीक है, तो बल द्वारा वस्तु पर किए गए कार्य की गणना करना है, वर्क बताना है। वर्क इज इक्वल्स टू होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, याद रखिएगा। तो फोर्स आपका दिया है कितना बच्चों, 7 न्यूटन, 7 न्यूटन, और आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है 8 मीटर। तो यहाँ पर आपका न्यूटन मीटर, या फिर आपका क्या लिख सकते हैं हम लोग इसे, जूल लिख सकते हैं। तो 7 × 8 = 56 जूल विल बी करेक्ट आंसर। तो जो कि ए बी और ये सी और डी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा। अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी पिंड की गतिज ऊर्जा 4 गुनी कर दी जाए तो उसका संवेग हो जाएगा। If the kinetic energy of a body is increased by 4 times, its momentum will increase. ऑप्शन नंबर ए है 4 टाइम्स यानी 4 गुना, ऑप्शन नंबर बी है 2 गुना यानी डबल, ऑप्शन नंबर सी है 3 गुना, या ऑप्शन नंबर डी है आपका 5 गुना यानी कि आपका 5 टाइम्स। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो बात कर रहा है आपसे गतिज ऊर्जा और आपके संवेग यानी मोमेंटम के बारे में। तो सबसे पहले तो हमें रिलेशन पता होना चाहिए कि मोमेंटम और आपके काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है। ठीक है,
तो आप सभी को पता है कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू होता है हाफ एम वी का स्क्वायर। ठीक है भाई। तो आप रिलेशन अगर निकालोगे तो अगर m से गुणा करके m से भाग कर दे तो कोई चेंज होगा नहीं काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूले में। तो अगर हम गुणा करें तो यहाँ इसे लिख सकते हैं हम k इज इक्वल्स टू 1/2 m स्क्वायर वी स्क्वायर और अपॉन में आपका m। इस m को अगर हम दूसरी साइड भेजें तो यहाँ हम लिख सकते हैं इसे m इंटू के, और ये 2 को भी हम दूसरी तरफ भेज दें तो यहाँ पे 2m के बराबर में m स्क्वायर वी स्क्वायर है। तो हमको पता है कि जो मोमेंटम होता है वो p इज इक्वल टू m इंटू वी होता है, ये चीज हमें पता है। तो यहाँ पर क्या है आपका m स्क्वायर वी स्क्वायर है, इसे हम एम वी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं कि पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2m के दिया हुआ है। और ऐसे में अगर हम इस जो पी स्क्वायर है यहाँ पे स्क्वायर दूसरी तरफ अगर भेजें तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा बच्चों। ठीक है। तो यहाँ स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू m इंटू के आ जाएगा और जो कि बराबर में p के बराबर होगा। ठीक है। यहाँ पर आपका P ये आपकी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है भाई। तो P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू m इंटू के आपका आ जाएगा, ये आपकी जो है मोमेंटम मिल जाएंगी, ये आपको यहाँ पर संवेग मिल जाएगा बच्चों। ठीक है। तो मोमेंटम इतना मिलने के बाद आपसे अब पूछा है क्वेश्चन में कि गतिज ऊर्जा को 4 गुनी की जा रही है भैया, है ना। यानी पहले काइनेटिक एनर्जी क्या थी, पहले सिर्फ K थी, और सेकंड जब आपकी इंक्रीज की गई बढ़ाई गई तो ये 4 गुनी यानी कि 4k कर दी गई है, 4 इंटू के आपको मिल गया है ना। तो आपका अगर आप रिलेशन निकालें P1/P2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर आपको मिलेगा 2 इंटू m1 इंटू आपका मास, चूंकि अब पिंड आपके ये के ही है, उसकी सिर्फ काइनेटिक एनर्जी चेंज की जा रही है, तो हम लेंगे 2m k1 और अपॉन में 2m k2। ठीक है। अब हम k1 की जगह पे k1 की वैल्यू और k2 की जगह पे जो है K2 की वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से हमें आंसर मिल जाएगा P1/P2 इज इक्वल्स टू, अब 2m से 2m कैंसिल, और K1 की जगह पे K और K2 की जगह पे 4k यहाँ से आ जाएगा, K से K खत्म हो जाएगा, 1/4 है स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो ये P1/P2 इज इक्वल्स टू 1/2 आएगा। दो को दूसरी तरफ भेज दें 2P1 बराबर यहाँ पे P2 आपका मिल जाएगा। ठीक है। यानी कि अगर हम बात करें आपका, तो आपका जो मोमेंटम होगा अगला सेकंड जो मोमेंटम होगा यहाँ प्राप्त होगा वो दोगुना होगा पहले के मुकाबले। तो यानी डबल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो भी बच्चे दे रहे हैं एकदम करेक्ट आंसर दे रहे हैं। वैसे इतना लंबा टाइम आपको नहीं लगता क्योंकि ये वाला जो लाइन है ये आप याद कर लीजिए, है ना। एक बार सॉल्व कराना जरूरी होता है क्योंकि अगर आप एक बार समझ जाएंगे तो फिर उसके बाद आपको बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा ये फॉर्मूला। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका जो करेक्ट होगा वो ऑप्शन नंबर बी दोगुना जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है दो वस्तुओं के संवेग यानी कि मोमेंटम समान है यदि इनके द्रव्यमान m1 व m2 हो तथा गतिज ऊर्जा यानी काइनेटिक एनर्जी k1 व k2 हो, तो अनुपात k2/k1 का वैल्यू क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है ना। तो दो वस्तुओं के संवेग क्या है, समान है, मोमेंटम इक्वल है, तो P1 बराबर P2 इज इक्वल टू P दिया हुआ है, ऐसा इनका कहना है। इनके द्रव्यमान जो है वो m1/m2 है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो k1/k2 है। ठीक है। तो आपको बताना है k2/k1 का वैल्यू क्या होगा। तो हमने देखा कि P इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर 2m इंटू के आपका होता है। तो दो आपका यहाँ पर चूंकि संवेग समान है, द्रव्यमान अलग है, काइनेटिक एनर्जी अलग है आपकी, तो इस तरीके से जो इन दोनों का रेशियो बनेगा, ठीक है, वो रेशियो क्या बनेगा, P1/P2 इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 इंटू m1 इंटू k1 अपॉन में 2 इंटू m2 इंटू k2, 2 इंटू m2 इंटू k2। ठीक है। अब यहाँ से जो भी कट रहा है उसको काट देंगे सबसे पहले, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा आपका। और यहाँ पर देखो देखो चूंकि P1 और P2 समान है तो ये भी आपस में कट जाएंगे, यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है। तो बराबर में 1 है, 1 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट के अंदर मिलेगा आपको m1 इंटू k1 और अपॉन में m2 इंटू k2। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए दोनों तरफ अगर हम स्क्वायरिंग कर दें तो हमें मिल जाएगा 1 इज इक्वल टू m1k1 अपॉन में m2k2। ठीक है। अब हम इस वाले पार्ट को दूसरी तरफ भेज देंगे तो यहाँ मिलेगा आपको m2k2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर मिलेगा आपको m1k1। अब हमें m2 को इधर भेजना है और इस k1 को इधर भेजना है, तो k2/k1 इज इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा आपका यहाँ पर m1/m2। ठीक है। तो m1/m2 विल बी करेक्ट आंसर यहाँ पर, जो कि ऑप्शन नंबर क्या मिल रहा है, m1/m2। तो यहाँ पर आपका कोई ऑप्शन करेक्ट दिख नहीं रहा है, ऐसे में
यहाँ पर आप देख पा रहे हैं दो ऑप्शन सेम हो गया है, पहला ऑप्शन और सी ऑप्शन। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, इसको करेक्ट करिएगा। सी ऑप्शन को आप कर लीजिए m1/m2, है ना। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, कंसेप्ट अगर आप क्लियर रखोगे तो आंसर गलत दिया है कि सही दिया है ये पकड़ ले जाओगे, और ऐसा जो है जीकअप के पेपर में भी देखने के लिए मिलता है। ठीक है, चलिए ए बी सी और डी चार ऑप्शन है हमारे पास। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 1 किलोग्राम द्रव्यमान का पत्थर का टुकड़ा 25 मीटर की ऊंचाई से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया जाता है, फ्रीली जो है यहाँ पर छोड़ा जाता है। ठीक है, जब वह पृथ्वी से 4 मीटर की ऊंचाई पर है तो उस क्षण इसकी गतिज व स्थितिज ऊर्जाएं कितनी होंगी क्रमशः, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर देखिएगा जो मास है उस वस्तु का वो दे रखा है, यहाँ पर वो दे रखा है इसने केजी, है ना, 1 kg। ओके, जो टुकड़ा है वो सबसे पहले जो उसकी हाइट थी वो आपकी यहाँ पर वो 25 मीटर उसकी हाइट थी। ठीक है, अब वहां से स्वतंत्रता पूर्वक गिराया गया तो कुछ उसकी गतिज ऊर्जा भी वहां पे प्राप्त हो जाएगी, और जी की वैल्यू हम जो है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है लेके चल रहे हैं। वैसे आपकी इच्छा हो तो 9.8 भी ले सकते हैं, बट 10 हम लेके चलेंगे, अप्रोक्सीमेट में आंसर करते हैं। बिकॉज ऑफ आपका यहाँ पर जब भी हमें क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता है कि हमें 10 लेना है कि 9.8 लेना है, तो हम 9.8 को लेकर के करते हैं, लेकिन कई बारी 10 से भी हमारे आंसर आ जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या है, स्थितिज ऊर्जा जिसको हम यू से दिखाते हैं वो होता है U इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ पर जो मास है वो 1 kg है, जो हाइट है वो आपका 25 मीटर है, और जो जी है वो 10 है। तो यहाँ पर 25 इंटू 10 इंटू 1 कर देंगे तो 250 जूल आपको मिल जाएगी। वो एक्चुअली जब हमने उसकी 25 मीटर हाइट पे वो रखा हुआ था स्थिर, तो वहां पर हमने उसकी स्थितिज ऊर्जा निकाली, तो इसको हम लोग लिखेंगे 25 मीटर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा, है ना, पर स्थितिज ऊर्जा। तो ये जो उसकी स्थितिज ऊर्जा है यही उसकी कुल ऊर्जा होगी, है ना। यही उसकी क्या है, कुल ऊर्जा, यानी टोटल एनर्जी के बराबर भी होगी यही। ठीक है, यही टोटल एनर्जी के बराबर भी आपका हो जाएगा। अब ध्यान से समझिए, अगर उसकी कुल ऊर्जा 250 जूल है, जो कि वहां पे स्थितिज ऊर्जा के बराबर भी है, यानी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर है, जिसे हम अंग्रेजी में पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। अगर वो किसी भी हाइट से गिर रहा है और 4 मीटर की ऊंचाई पे आपसे क्या पूछ रहा है, उसकी गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जाओं के बारे में पूछ रहा है, तो 4 मीटर ऊंचाई पर जो उसकी स्थितिज ऊर्जा होगी, अगर हम निकाल लें 4 मीटर ऊंचाई पर स्थितिज ऊर्जा निकाल दें, तो कुल ऊर्जा में से घटाकर हम गतिज ऊर्जा बता सकते हैं। तो 4 मीटर ऊंचाई पर हम निकाल रहे हैं स्थितिज ऊर्जा, है ना, स्थितिज ऊर्जा। तो अगर हम यहाँ से निकालें तो आपका क्या हो जाएगा, 4 मीटर ऊंचाई पे आपका स्थितिज ऊर्जा U इज इक्वल टू एम इंटू जी इंटू एच, जहां पे मास क्या है 1 kg है, जी क्या है 10 है, हाइट कितनी है 4 मीटर है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 40 जूल। तो 40 जूल चूंकि अगर यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा है, तो हम जानते हैं कि जो टोटल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस आपके पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होती है। तो अगर हम पोटेंशियल एनर्जी को टोटल एनर्जी में से माइनस कर दें तो हमें पता चल जाएगा कि वहां काइनेटिक एनर्जी कितनी है। तो यहाँ पर टोटल एनर्जी जो है वो 250 जूल है, और इसमें से अगर हम 40 जूल घटा दें तो हमें पता चल जाएगा कि कितनी आपकी काइनेटिक एनर्जी है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 210 जूल जो है वो आपकी काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई यहाँ पे आपकी 210 जूल है। 210 जूल विल बी यहाँ पे करेक्ट आंसर। काइनेटिक एनर्जी यानी कि जो गतिज ऊर्जा है वो 210, और जो स्थितिज ऊर्जा है वो आपकी 40 जूल है। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आप सभी की स्क्रीन पे है। कार्य की यानी ऑफ वर्क, ऑप्शन नंबर ए केवल दिशा होती है, ऑप्शन नंबर बी केवल परिमाण होता है, ऑप्शन नंबर सी ना दिशा होती है ना परिमाण होता है, ऑप्शन नंबर डी परिमाण व दिशा दोनों होते हैं, यानी देयर आर बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, चूंकि वर्क जो है वो एक प्रकार से यहाँ पर स्केलर क्वांटिटी है, जो कि क्रॉस मल्टीप्लीकेशन की वजह से ऐसा होता है यहाँ पर। ठीक है,
तो यहाँ पर चूंकि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो आप तो कहोगे कि डिस्प्लेसमेंट आ रहा है तो आप कहोगे कि ये तो सदिश होनी चाहिए, लेकिन नहीं, कार्य जो है वो आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होने की वजह से आपका ये एक अदिश राशि हो जाती है और आपका यहाँ पर केवल परिमाण होता है, वनली मैग्नीट्यूड होता है, या यूं समझो कि आपका कार्य जो है, याद रखिए कि अदिश राशि है, यानी कि स्केलर क्वांटिटी है, इसीलिए इसका सिर्फ परिमाण होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 आप सभी की स्क्रीन पे है। कह रहा है 10 अश्वशक्ति के मोटर द्वारा 7.46 मीटर गहरे कुएं से प्रति सेकंड पानी जो है खींचा जा रहा है ना, ये पानी लिखा हुआ है, पानी जो है वो खींचा जा सकता है जी, जहां की आपका 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है। तो आपको बताना है कि कितना पानी खींचा जा सकता है। ए ऑप्शन दिया है 200 किलोग्राम, बी ऑप्शन दिया है 100 किलोग्राम, सी ऑप्शन 400 किलोग्राम और डी ऑप्शन 500 किलोग्राम। अ 10 हॉर्स पावर मोटर कैन ड्रॉ वाटर पर सेकंड फ्रॉम ए वेल 7.46 मीटर डीप, जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दिया हुआ है आपका। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो है कितना पानी जो है प्रति सेकंड में वो किलोग्राम में खींच सकता है। ठीक है, तो आपको पता है कि पावर इज इक्वल्स टू होता है वर्क अपॉन टाइम। ठीक है, तो अगर हमें वर्क की बात करें तो वर्क हम लिख सकते हैं स्थितिज ऊर्जा के समान, चूंकि हमें यहाँ हाइट दिया हुआ है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं m इंटू जी इंटू एच लिख सकते हैं और अपॉन में t लिख सकते हैं, और इस हिसाब से हम वैल्यूज को फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास गिवन क्या क्या है हम साइड में नोट करेंगे। हमारे पास दिया है P इज इक्वल्स टू 10 HP यानी कि 10 हॉर्स पावर, जिसे हम अगर पावर में कन्वर्ट करें, वॉट में कन्वर्ट करें, तो आपका यहाँ पर 10 इंटू 746 वॉट आपका हो जाएगा, क्योंकि एक हॉर्स पावर में 746 वॉट आपके होते हैं। ठीक है, तो ये मिल गया हमें आपके वॉट। उसके बाद मास की अगर हम बात करें तो ये हमें फाइंड करना है। स्मॉल जी हमें 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर यहाँ पे मेंशन है, दिया हुआ है। हाइट हमें दिया है 7.46 मीटर आपका मेंशन है, और टाइम जो दिया हुआ है वो आपका टाइम यहाँ पे हम मान लेते हैं कि प्रति सेकंड आपका दिया हुआ है, तो 1 सेकंड हम यहाँ पे 1 सेकंड के लिए फाइंड करेंगे। ठीक है, तो हमने सारी चीजें मिली हुई हैं और हमें वैल्यू फाइंड करना है। पावर जो होगा वो 10 गुणे 746 हो जाएगा यहाँ पे, और बराबर में मास जो है आपका वो हमें फाइंड करना है, इंटू जो कि केजी में होगा, इंटू जी की वैल्यू 10 है और एच की वैल्यू 7.46 दिया हुआ है, और अपॉन में आपका यहाँ पर हो जाएगा क्या, अपॉन में आपका 1 सेकंड यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है भाई, ये चीज हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब ये 10 का गुणा अगर हम इसमें कर दें तो आपका ये हो जाएगा 74.6। ठीक है, और दूसरी साइड अगर हम भेज दें इसे तो m इज इक्वल टू 10 इंटू 746 पहले से है, और यहाँ हो जाएगा आपका 74.6। अगर 10 का गुणा नीचे करें 10 का गुणा ऊपर करें तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ये आपका बन जाएगा 746। ठीक है, यानी 746 ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ऊपर 10 का 10 से गुणा होगा तो 100 किलोग्राम आपको पता चल जाएगा कि जो है यहाँ पर पानी खींच रहा है वो प्रति सेकंड। तो 100 किलोग्राम, जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, यहाँ पर दो मशीन बराबर कार्य को 20 मिनट और 30 मिनट में कर सकती हैं। पहली मशीन की जो पावर है वो 120 वॉट है, तो दूसरी मशीन की सामर्थ्य कितनी होगी, पावर कितनी होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ए ऑप्शन दिया है 40 वॉट, बी ऑप्शन दिया है 60 वॉट। ठीक है, और आपका सी ऑप्शन दिया हुआ है 100 वॉट, और डी ऑप्शन दिया है आपका 80 वॉट। ठीक है, तो चार ऑप्शन है आपके पास और आपको बताना है कि क्या करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। दो मशीनें जो हैं वो बराबर कार्य करती हैं, सेम वर्क करती हैं, यानी वर्क जो है वो W1 W2 जो है वो दोनों सेम वर्क है, W वर्क है आपका, है ना। तो आपका कोई वर्क कर रही है वो हम छोड़ देते हैं। ठीक है, कह रहा है पहली मशीन की जो सामर्थ्य है, पावर है, वो 120 वाट है, यानी कि P1 आपको दे दिया है वो आपका 120 वाट दिया हुआ है। ठीक है, और पहले मशीन के लिए जो टाइम T1 दिया हुआ है वो 20 मिनट दिया हुआ है, 20 इंटू 60 कर देंगे तो आपको सेकंड पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये आपको दिया हुआ है। P2 आपका यहाँ पे पूछ रहा है, और T2 दिया हुआ है आपका 30 मिनट, है ना। और चूंकि क्या है, दोनों मशीन बराबर कार्य कर रही हैं, सेम कार्य कर रही हैं, सेम काम है। ठीक है,
तो आपका सेम कार्य अगर कर रही हैं 30 मिनट, अगर यहाँ पे देखें टाइम टू T2 जो दिया है उसको हम 30 × 60 सेकंड लिख सकते हैं। ठीक है, अगर सेम कार्य कर रही हैं तो अगर हम वर्क पता कर लें तो दूसरी का पावर भी पता कर सकते हैं। तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू W/T होता है, तो इसके लिए हम लोग आपका निकाल लेंगे पावर इज इक्वल्स टू W/T1। ठीक है, और आपका अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो पावर इंटू यानी P1 × T1 कर देंगे तो W यानी कार्य मिल जाएगा। तो पावर है हमारे पास 120 वॉट और आपके पास जो टाइम है वो आपका 20 × 60 सेकंड है। तो आपको ये मिल गया वर्क। ठीक है, अब हमें वर्क पता चल गया तो सेकंड की पावर भी पता चल जाएगी। हमें क्या करना है, बस सिंपली P2 इज इक्वल्स टू W/T2 कर लेना है। तो W जो कि हमें पता है कि 120 × 20 × 60 है, इसे भाग कर देंगे हम लोग कितने से, इसे भाग कर देंगे हम लोग टाइम T2 से, जो कि 30 × 60 आपका यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, अब इसे हम कैलकुलेट कर लेंगे, अपना आंसर निकाल लेंगे। 60 से 60 खत्म हो जाएगा, ये शून्य से शून्य खत्म हो जाएगा, 3 × 4 = 12 और 4 × 20 करेंगे तो 80 मिल जाएगा। यानी 80 वाट जो है सेकंड वाले मशीन की यहाँ पे क्षमता है, पावर है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। 80 वाट विल बी करेक्ट आंसर। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट, लाइक्स की संख्या बहुत कम दिख रही है, फटाफट से सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने सभी साथियों के साथ, क्योंकि जब लाइक और शेयर रहता है तो हमें भी हिम्मत मिलती है, ऊर्जा मिलती है कि आपके लिए और ज्यादा मेहनत करी जाए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है बच्चों, फटाफट से सेशन को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने सभी साथियों के साथ, ताकि जो भी बच्चे एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ करके शानदार शानदार बेहतरीन और जबरदस्त तैयारी कर सके बच्चों। तो सेशन को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, अपने सभी साथियों तक पहुंचाएं। जो भी बच्चे नए हैं जो कि अभी तक टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन करे हैं, टेलीग्राम ग्रुप जाकर के ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आप सभी को दिया गया है। साथ में जो भी आपके नए स्टूडेंट्स हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं जो जुड़ रहे हैं, मान लीजिए इस वीडियो से या इसकी पहली वीडियो से, जो आपकी पुरानी क्लासेस है ना, पहले की जो भी क्लासेस आपकी जो छूटी हुई हैं, वो उसके लिए आपको प्लेलिस्ट एक दी गई है। उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको जो भी यूट्यूब पे फ्री क्लासेस दी गई हैं वो आप सभी को वहां से मिल जाएंगी। इसके अलावा आप सभी फुल कोर्स के लिए हमारे ऐप सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, वहां से फुल कोर्स पॉली अवतार 2024 कोर्स के अंदर आपको मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 11 आ चुका है। कह रहा है एक मशीन 500 जूल कार्य 10 सेकंड में करती है। मशीन की शक्ति होगी यानी मशीन की पावर कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। और मशीन कैन डू 500 जूल्स ऑफ वर्क इन 10 सेकेंड्स, व्हाट इज द पावर ऑफ द मशीन। तो मशीन की पावर क्या होगी आप सभी से पूछा जा रहा है। तो P इज इक्वल्स टू W/T होता है, मैंने अभी अभी आपको बताया है। तो W यानी कि जो कि कार्य है, जो कि 500 जूल ये दिया हुआ है और 10 सेकंड में पूछ रहा है, तो 10 से भाग कर देंगे, 0 से 0 खत्म। पावर इज इक्वल्स टू 50, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, वॉट हो जाएगा, यानी कि आपकी शक्ति हो जाएगी ये। ठीक है भाई, तो यहाँ पर आपका सही आंसर क्या है, ए ऑप्शन 5000 वॉट, ऑप्शन नंबर बी 5000 जूल, ऑप्शन नंबर सी 50 वाट, ऑप्शन नंबर डी है आपके पास 50 वाट। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी 50 वाट। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जो है करेक्ट ऑप्शन है 50 वाट। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, आप सभी का आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है स्मॉल m द्रव्यमान के एक कण यानी एक पार्टिकल का संवेग यानी मोमेंटम स्मॉल p है, इसकी गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आप सभी से पूछा जा रहा है। तो m इज द मोमेंट, m इज द, हाँ, तो यहाँ पर p इज द मोमेंटम ऑफ ए पार्टिकल ऑफ मास m। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ी है। इट विल हैव काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक एनर्जी क्या होगी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई, तो गतिज ऊर्जा के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। तो आपको मैंने एक फार्मूला अभी अभी जस्ट बताया था कि स्क्वायर रूट के अंदर 2 × m × k बराबर p होता है, या p स्क्वायर इज इक्वल टू 2 × m × k है। यहाँ पे k काइनेटिक एनर्जी है तो k को छोड़ के बाकी सबको दूसरी तरफ भेजेंगे तो p स्क्वायर अपॉन में 2 × m इसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर p स्क्वायर अपॉन में 2 × m जो कि ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। ये a है, b है, c है और ये d है। ठीक है भाई, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर है इस हिसाब से। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है एक इंजन की शक्ति 20 अश्व शक्ति यानी 20 हॉर्स पावर है, इसके द्वारा 5 मिनट में कितने जूल कार्य संपन्न होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। द पावर ऑफ एन इंजन इज 20 हॉर्स पावर, हाउ मेनी जूल्स ऑफ वर्क विल बी कंप्लीटेड बाय इट इन
5 मिनट्स, है ना। तो टाइम आपको दिया हुआ है, टाइम 5 मिनट है। तो टाइम आपका 5 मिनट जो दिया हुआ है, इसको अगर हम सेकंड में कन्वर्ट करें तो t इज इक्वल टू 5 × 60 सेकेंड्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये हमने टाइम निकाल लिया। इसके बाद पावर इसने दे दिया है कि 20 हॉर्स पावर है। तो 20 हॉर्स पावर अगर आपकी शक्ति है, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि पावर इज इक्वल टू 20 × 746 वॉट की शक्ति है यहाँ पे, क्योंकि 1 हॉर्स पावर में 746 वाट होते हैं, ठीक है। ये हमें पावर और टाइम पता चल गया। हमसे वर्क पूछ रहा है, हम जानते हैं फॉर्मूला पावर इज इक्वल टू वर्क अपॉन टाइम होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास वर्क हमें फाइंड करना है। तो वर्क इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा पावर 20 × 746 वॉट का पावर इंटू टाइम जो हो जाएगा वो 5 × 60 आपके यहाँ पे हो जाएंगे। और ये हमें जूल में कार्य जो है प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। ये जूल में कार्य हमें प्राप्त हो जाएगा। अब इसे सॉल्व कर लेंगे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके अपना आंसर जो है निकाल लेंगे। तो अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 × 6 = 30 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। 30 का मतलब है आपका 30 के आगे एक जीरो यहाँ पे, यानी 300। और 300 × 20 अगर आप कर लेते हैं तो आपका 300 × 20, 3 × 2 = 600, और 600 में एक और जीरो यानी कि 6000 यहाँ पे आ जाएगा। और ये 746 आपका ऐसे ही है, ठीक है भाई। ये W है ना, कैलकुलेशन की बात है, आप कैलकुलेशन कर सकते हो अपने तरीके से जैसे भी आपको आता है। 746 में 6 का गुणा कर लेंगे, 6 × 6 = 36, आपको कैरी मिलेगा यहाँ पे 3। और 6 × 4 = 24, और 24 में 3 और जोड़ लोगे तो 27, हाथ में आएगा कैरी 2। और 7 × 6 = 42, 42 और 2 आपके 44 हो जाएंगे, नहीं 4 4 आपके 76 आ जाएंगे भाई, है ना। तो W इज इक्वल टू हो जाएगा 4476 इंटू 1000 जूल, ठीक है। जिसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, 4.476 इंटू 10⁶। देखो 3 जीरो ये, और 1 2 3 डिजिट्स के बाद हमने पॉइंट यहाँ पे लगाया, ठीक है। तो यहाँ पे इस हिसाब से आपके 10⁶ आपकी जूल आ जाएगी, ठीक है भाई। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर जो है आपका बी विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है करेक्ट आंसर होगा। ये ए है, बी है, सी है और ये डी है, ठीक है। तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14, कि निम्नलिखित में ऊर्जा का सबसे बड़ा मात्रक है। द लार्जेस्ट यूनिट ऑफ एनर्जी इन फॉलोइंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है किलोवाट घंटा, ऑप्शन नंबर बी है वॉट घंटा, ऑप्शन नंबर सी है आपका अर्ग, ऑप्शन नंबर डी है जूल। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये बन गया है, मतलब सबसे ज्यादा फिजिक्स के पूछे जाने वाले क्वेश्चन का अवार्ड इसे ही दिया जाता है। तो इसके लिए एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दें, इसके बाद इसके लिए एक बार तालियां जरूर बजा लें आप सभी, ठीक है भाई। तो यहाँ पर इमोजीज के थ्रू ऑप्शन नंबर ए जो है किलोवाट हावर जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। एनर्जी के बारे में पूछ रहा है, इसीलिए किलोवाट हावर आपका हो जाएगा, ठीक है। अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है। कह रहा है एक बंदूक से 5 ग्राम द्रव्यमान की गोली 100 मीटर प्रति सेकंड के वेग से छोड़ी जाती है। यदि बंदूक की नाल 1 मीटर लंबी है तो गैस के दहन से गोली पर लगने वाला बल कितना होगा, फोर्स कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। A bullet of mass 5 gram is fired from a gun at a velocity of 100 meter per second. If the barrel of the gun is 1 meter long, then the force exerted on the bullet by the combustion of the gas will be, है ना। ये क्वेश्चन है 20 न्यूटन, 25 न्यूटन, 30 न्यूटन, 35 न्यूटन। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, बताइएगा फटाफट से आप सभी। तो हमारे पास चार ऑप्शन ये हैं, ए बी सी और डी, ठीक है। अब इसमें हमें गिवन क्या क्या है, सबसे पहले ये नोट करना होगा। तो हमें गोली का जो मास है वो 5 ग्राम दे रखा है इसने, ठीक है। इसके अलावा जो गोली की वेलोसिटी इसने दे रखी है वो आपको दे रखी है 100 मीटर पर सेकंड दे रखी है इसने। जो नाल है, जो कि बंदूक की जो नाल होगी, जो लंबाई होगी उसके नाल की, वो 1 मीटर दिया हुआ है। इसे हम डिस्प्लेसमेंट के तौर पे लेंगे, 1 मीटर यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम लोग मानेंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपकी जो इसने दे रखी है यहाँ पे, तो इस हिसाब से आपकी, तो इसे जो 100 मीटर पर सेकंड के हिसाब से ये जो चल रहा है, तो इसको हम लोग वेलोसिटी मानते हैं। और इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 0 मानेंगे, क्योंकि चलने से पहले गोली क्या रही होगी, स्टेशनरी पोजीशन में रही होगी। तो फाइनल वेलोसिटी हम 100 मीटर पर सेकंड यहाँ पे ले रहे हैं, ठीक है भाई।
इतनी चीजें हमें मिल चुकी हैं। तो हमें क्या बताना है, फोर्स जो कि एक्सर्ट की जा रही है, लगाई जा रही है बारूद के द्वारा, है ना, गैस गैस के द्वारा, ठीक है, वो आपसे पूछी जा रही है। फोर्स आपको बताना है कितना लगेगा, ठीक है। तो फोर्स जो होती है वो फोर्स बराबर m इंटू ए होता है, यानी मास इंटू एक्सेलरेशन होता है भाई, है ना। मास तो ठीक है 5 ग्राम दिया हुआ है, दिक्कत किसकी है, एक्सेलरेशन की दिक्कत है, यानी कि त्वरण की दिक्कत है। त्वरण हमें पता चल जाए तो हम बता सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ना ही टाइम दिया है ना ही इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल तो हमने मान लिया कि वो मान लीजिए स्टेशनरी पोजीशन में, नहीं जीरो हमने माना, वी हमने मान लिया 100 मीटर पर सेकंड आपका दिया हुआ है सेकंड। तो ऐसे में हम लोग कैसे इसे सॉल्व करेंगे, तो हमारे पास एक जो है गति के नियम अनुसार समीकरण आता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, इसका यूज हम लोग करेंगे। और यहाँ से u जो है जीरो मान लिया है, तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a इंटू s, ठीक है। अब हमें एक्सेलरेशन पता करना है, तो एक्सेलरेशन छोड़ के बाकी सबको एक तरफ करेंगे, यानी वी स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू s कर लेंगे। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वी का स्क्वायर, यानी 100 इंटू 100 लिख सकते हैं हम लोग। वेलोसिटी यहाँ देखिए 100 मीटर पर सेकंड है, और 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका क्या है, आपका यहाँ पे 1 मीटर दिया है, तो 1 हमने लिख लिया, ठीक है। 2 से काटेंगे 100 को, 50 हो जाएगा यहाँ पे, और 5000 आपका यहाँ पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपको मिल जाएगा क्या, एक्सेलरेशन, वो जो कि त्वरण आपको यहाँ पर लगाया जा रहा है उस बॉडी पे, ठीक है। अब सुनिएगा, जो कि आपका मास दिया है ये 5 ग्राम का मास है, किसमें है, ग्राम में है। हमें ग्राम में नहीं चाहिए, हमें किलोग्राम में चाहिए, क्योंकि एमकेएस में हम कैलकुलेट कर रहे हैं। तो ये मास जो है ये केजी में हम लिख सकते हैं, बट 5 × 10 की पावर हमें -3 बस लगाना होगा, तो ये केजी में लिखा जा सकता है। ये आपका किलोग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फोर्स बराबर हमें मास इंटू एक्सेलरेशन से इसकी इस पे जो बल लग रहा है वो पता चलेगा। तो मास हमें मिल गया 5 × 10⁻³ और इसे हम लोग लिख सकते हैं 5 × 10⁻3। तो ये आपका ये न्यूटन का फोर्स इस पे लग रहा है। कैलकुलेट करेंगे 10⁻³ से 10⁻³ खत्म, और 5 का गुणा 5 में होगा, यानी कि आपको मिल जाएगा 5 × 5 इज इक्वल टू 25 न्यूटन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 25 न्यूटन, जो कि ऑप्शन नंबर बी विल बी करेक्ट आंसर। बी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पर बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कह रहा है कि द्रव्यमान की कोई वस्तु, है ना, कोई द्रव्यमान है, मान लो m द्रव्यमान की कोई वस्तु है, ठीक है, यहाँ पे m आई थिंक मिसिंग है। तो m द्रव्यमान की कोई वस्तु जो कि त्रिज्या r स्मॉल r के वृत्ताकार मार्ग पर एक समान चाल v से घूम रही है, तो वस्तु पर किया गया कार्य कितना होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m is moving at the same speed v on the circular path of radius r, work done on the object will be। तो ऑब्जेक्ट यानी वस्तु पर वर्क डन कितना होगा, ये आप सभी से पूछा जा रहा है ना। तो देखो आपका जो सर्कुलर पाथ होता है, इसमें अगर हम मोशन की बात करें, तो जो फोर्स होता है वो सेंटर के तरफ ऑलवेज लगता है, और जो गति होती है वो ऑलवेज जो है यहाँ पर स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट के डायरेक्शन में होती है। इस तरीके से अगर आप एंगल बिटवीन फोर्स एंड अगर आप डिस्प्लेसमेंट देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो ऑलवेज टेंजेंट यानी स्पर्श की दिशा, स्पर्श रेखा की दिशा में होती है, और फोर्स ऑलवेज जो आपका सेंटर होता है सर्कल का, सर्कुलर पाथ का, वहां पे होता है। ऐसे में जो एंगल है टोटल 90 डिग्री होता है, और वर्क इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो थीटा चूंकि यहाँ पर आपका 90 डिग्री बन रहा है, और कॉस में 90 डिग्री बराबर क्या होता है, 0 होता है। ऐसे में एफ इंटू एस इंटू कॉस 90 डिग्री का मतलब क्या हो जाएगा, 0, यानी वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। तो आपसे पूछ रहा है कि किया गया कार्य क्या होगा, तो भैया किया गया कार्य यहाँ पे शून्य होगा। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पे है। सेशन को लाइक और शेयर जरूर करेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है भाई, और कैलकुलेटिव और जितने भी चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन पेपर बना के दे दे, बिल्कुल क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। इस तरीके से हम आपको सारी चीजें तैयार कराते हुए ले चल रहे हैं, आपको सॉल्व कराते हुए ले चल रहे हैं भाई, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। एक 10 किलोवाट की मोटर द्वारा 10 मीटर गहरे कुएं से जल
पंप किया जाता है, यानी कि आपका पंप किया जा रहा है, ठीक है। जल की जो मात्रा लीटर पर सेकंड में होगी, ली जाती है, वो होगी, वो कितनी होगी आपको बताना है ना। तो हमारे पास जो यहाँ पे गिवन है उसको हम लोग फटाफट से नोट कर लेते हैं। पावर दिया हुआ है 10 किलोवाट, है ना, 10 किलोवाट दिया हुआ है। 10 किलोवाट का मतलब हो गया आपका पावर इज इक्वल्स टू 10 इंटू 10⁻³ वॉट दिया हुआ है, ये हमें वॉट में कैलकुलेट कर लिया। तो हमें पता चल गई पावर। पावर के बाद यहाँ पे हाइट दी हुई है, हाइट दिया है हमारा यहाँ पे 10 मीटर, तो हाइट देते ही समझ जाएंगे स्थितिज ऊर्जा को हम लेंगे वर्क वर्क डन के रूप में, ठीक है। इसके बाद जल की जो मात्रा है वो हमसे m की वैल्यू सबसे पहले पूछ रहा है, केजी में निकालेंगे, और फिर हम लीटर पर सेकंड, ये पूछ किस में रहा है, लीटर पर सेकंड में पूछ रहा है, तो हम पहले केजी में निकालेंगे, फिर लीटर पर सेकंड में उसको कैलकुलेट करके जो है बता देंगे, ठीक है। तो m आपका पता करना है, g हम लोग ले लेंगे यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, चूंकि मेंशन नहीं है हम अपनी सहूलियत के लिए 10 ही लेंगे चाहे, क्योंकि कैलकुलेट करना फिर हमारे लिए थोड़ा आसान हो जाता है इससे, ओके। चलो, तो हमें पता है कि पावर इज इक्वल्स टू आपकी स्थिति ऊर्जा यानी एम जी एच, यानी जिसे हम वर्क डन के रूप में ले रहे हैं, अपॉन टी यहाँ पे हो जाएगा। क्या होता है डब्ल्यू अपॉन टी, तो डब्ल्यू की जगह पे हमने एम जी एच यहाँ पे कर लिया है, ठीक है। हमें पावर पता है, हमें हमें यहाँ पर क्या पता है, जल की मात्रा जो प्रति सेकंड में निकालना है, तो टाइम भी पता है कि 1 सेकंड हमें टाइम लेना है, ठीक है, टाइम पता है। और हमें g की वैल्यू पता है, h की वैल्यू पता है, m पता करना है, तो m को छोड़ देंगे, बाकी सबको दूसरी तरफ भेज देंगे, p इंटू टी अपॉन जी इंटू एच आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो पावर आपका दिया हुआ है 10 इंटू 10⁻³, टाइम दिया है 1 आपका, तो 1 कर लेंगे, और अपॉन में g दिया है 10 और हाइट भी दिया है 10, यानी कि आपका 10 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ से 2 10 से ये पावर खत्म हो जाएगी, और ऊपर आपको मिल जाएगा 100 kg, है ना। तो 100 kg आपको यहाँ से मास मिल गया, तो 100 kg को अब आपको बदलना है किसमें, यहाँ पर लीटर में। 100 kg को किस में बदलना है, लीटर में बदलना है। लीटर में बदलते ही आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो ये 100 kg पर सेकेंड है, बट हमें 100 kg नहीं चाहिए, ठीक है भाई। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए यहाँ पे जो है लीटर पर सेकंड में। तो हमें ये देखना पड़ेगा, लीटर, लीटर का मतलब क्या होता है, आयतन, ठीक है। लीटर का मतलब क्या होता है, आयतन, और आपका लीटर का मतलब होता है आयतन। तो हमें क्या पता चल, कैसे पता कर पाएंगे हम, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास अपॉन वॉल्यूम, इस फार्मूले से पता कर पाएंगे भाई, है ना। तो मास अपॉन वॉल्यूम से पता कर पाएंगे। तो अब अगर हमें डेंसिटी पता हो, तो वॉल्यूम को डेंसिटी और डेंसिटी को वॉल्यूम की जगह पे रख के हम यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे। तो ये हो जाएगा मास अपॉन में आपका डेंसिटी, ये रो जो है वो डेंसिटी को दिखा रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर, है ना। तो अगर हम इसे कैलकुलेट करें तो ये हमारी वॉल्यूम को जो है बता देगा, वॉल्यूम कितनी है, ठीक है। तो V इज इक्वल टू आपका 100 kg मास हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम लोग डेंसिटी को नोट करके सॉल्व कर सकते हैं। तो फाइनली यहाँ पर आपको जो वॉल्यूम में कैलकुलेट करने पे ये चीज मिलेगा, वो वॉल्यूम में भी लगभग लगभग इसी के समान 100 लीटर पर सेकंड आपको यहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो आपका सबसे करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट आंसर, सी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पर दिया हुआ है, कह रहा है एक पिंड का संवेग जो है वो 20% बढ़ने से उसकी गतिज ऊर्जा में प्रतिशत वृद्धि होगी, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। इंक्रीजिंग द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी बाय 20% विल इंक्रीज इट्स काइनेटिक एनर्जी बाय अ परसेंटेज। ऑप्शन नंबर ए 69%, ऑप्शन नंबर बी 44%, ऑप्शन नंबर सी 48%, ऑप्शन नंबर डी 64%, ठीक है। तो इस प्रकार चार ऑप्शन दिए गए हैं, बताइएगा लाइव चैट में फटाफट से क्या करेक्ट ऑप्शन है आप सभी का। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने अभी कुछ देर पहले एक फॉर्मूला देखा, जस्ट कुछ ही देर पहले, पी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू m इंटू के, जो कि काइनेटिक एनर्जी और आपके मोमेंटम में एक रिलेशन यहाँ पे बता रहा है, ठीक है, यानी कि संवेग और आपकी गतिज ऊर्जा में संबंध बताता है। अब यहाँ पर अगर देखें कि आपका संवेग जो मोमेंटम था उसके विषय में, तो हम लिखे पहले यहाँ पे P1 और दूसरी जगह P2, मतलब पहले क्या था और बाद में इसने इसमें क्या हो गया। तो ये 20% की बढ़ोतरी हो रही है, मतलब अगर पहले 100% आपका जो
आपका संवेग था, मोमेंटम था, इसमें 120% और बढ़ गया। ये चीज यहाँ पे हो गया, मतलब सॉरी 20% और बढ़ने के बाद ये आपका 120% हो गया, ऐसा ये कह रहा है। ठीक है भाई, तो इसने वृद्धि कर दी। अब इससे पूछ रहा है कि गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी। तो गतिज ऊर्जा अगर हम देखें तो पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है आपके काइनेटिक एनर्जी के। ठीक है, तो पी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो कैलकुलेट कैसे करेंगे इसको। तो यहाँ पे परसेंटेज से परसेंटेज खत्म, जीरो से जीरो खत्म। ठीक है, और दो से काटेंगे, दो पचे 10, और यहाँ पे दो छक्का 12 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें सबसे पहले काट लेना है दोनों को। अब चूंकि पी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है के, तो दोनों का हमें स्क्वायरिंग कर देनी है। 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा और 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, 36 हो जाएगा। दोनों के बीच का डिफरेंस निकाल लेंगे। तो दोनों के बीच का डिफरेंस कितना मिल जाएगा हमें, यहाँ पे 36 में से अगर आप 25 निकालें तो 11 आपको मिल जाएगा डिफरेंस, 11 डिफरेंस मिल गया। और पहले कितना था गतिज ऊर्जा, काइनेटिक एनर्जी, आपका जो स्क्वायर है वो 25 था। तो यहाँ पर 11/25 गुणा 100 कर देंगे तो आपको मिल जाएगी वैल्यू, 25 से 4 कट जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 44%। तो जो काइनेटिक एनर्जी में परिवर्तन आएगा वो 44% का परिवर्तन आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ये अक्सर पूछता है आपकी पॉलिटेक्निक परीक्षा में या आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आपके मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी से संबंधित ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, कह रहा है दो चलते हुए पिंड जिनके द्रव्यमानों का अनुपात जो है वो 1:2 है। तो गतिज ऊर्जाओं का अनुपात अगर 1:8 हो तो उनके वेगों का अनुपात क्या होगा, आपसे पूछा जा रहा है। टू मूविंग बॉडीज हैविंग मास रेशियो ऑफ 1:2 एंड काइनेटिक एनर्जीज इन द रेशियो 1:8, द रेशियो ऑफ दियर वेलोसिटीज इज, आपसे पूछ रहा है यहाँ पे। ए ऑप्शन है आपका 1:6, बी ऑप्शन है 1:2, सी ऑप्शन है 1:4 और डी ऑप्शन है आपके पास 1:8। तो बताइएगा फटाफट से, व्हाट विल बी करेक्ट आंसर, क्या करेक्ट आंसर होगा। तो अगर हम रेशियोज को देखें, फॉर्मूला तो हमारे पास पहले से ही है। तो हमारे पास जो गिवन है यहाँ पे पहले से, ठीक है, वो कह रहा है कि द्रव्यमानों में जो अनुपात है वो 1:2 का है। M1:M2 अगर देखें तो ये आपका 1:2 आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से जो आपकी गतिज ऊर्जाएं हैं यानी काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी आपका K1:K2 है, जो कि आपका क्या है, K1:K2 दिया हुआ है, 1:1:8 दिया हुआ है। ठीक है भाई, तो ये दो रेशियोज आपको दिए हुए हैं और वेगों का अनुपात आपसे पूछ रहा है। तो आपको पता है कि पी स्क्वायर या P इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट के अंदर 2 × M × K होता है। ठीक है भाई, और यहाँ पर द्रव्यमानों का अनुपात दिया है, गतिज ऊर्जा का यहाँ पर अनुपात दिया है, और वेगों का रेशियो आपसे पूछ रहा है, यानी आपकी वेलोसिटीज का रेशियो यहाँ पे पूछ रहा है। ठीक है, अच्छा, तो हम यहाँ पे इसकी जरूरत नहीं है, हम काइनेटिक एनर्जी से ही निकाल सकते हैं, K इज इक्वल टू हाफ mv² से। ठीक है, इससे हम निकालेंगे। तो हम लोग निकालेंगे, हमें पता है कि अगर K1 और M1 V1 दिया है, K2 M2 V2 दिया है, तो हम रेशियो निकाल सकते हैं K1/K2 इज इक्वल टू हाफ M1 V1² अपॉन हाफ M2 V2²। ठीक है, अब ये चीज है, ओके। तो यहाँ पर अब हम कैलकुलेट कर लेंगे सारी चीजों को रखकर। देखो 1/2 से 1/2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा काइनेटिक एनर्जीज का जो रेशियोज है वो 1:8 है, तो 1:8 कर लेंगे यहाँ पे। बराबर में जो आपके मासेस का रेशियो है वो 1:2 है, तो 1:2 कर देंगे। और इनटू V1/V2 आपको यहाँ पर बताना है, तो V1/V2 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों के ऊपर स्क्वायर है। 2 से ये 8 कट जाएगा 4 बार में, ये जो स्क्वायर है दूसरी तरफ जाएगा तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट में 1/4 बराबर V1/V2 हमें मिल जाएगा। कैलकुलेट अगर हम करें, स्क्वायर रूट से अगर 1/4 बाहर आएगा तो 1/2 बन जाएगा। V1/V2 इज इक्वल टू 1/2, मतलब V1 रेशियो V2 का मतलब हो गया 1:2। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है भाई, चलो अगला क्वेश्चन देखना। अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर दिया हुआ है, क्या कह रहा है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन कह रहा है
कि एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है, यह लौटकर पृथ्वी पर आता है, इसकी स्थितिज ऊर्जा अधिकतम कहाँ होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम कहाँ होगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। पोटेंशियल एनर्जी यू इज इक्वल टू होता है मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इनटू जी, ग्रेविटेशनल ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन इनटू एच, माफ कीजिएगा, m इंटू जी इंटू एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पर m इंटू जी इंटू एच है, ये हमें पता है। देखिए मास कांस्टेंट होगा उस बॉडी का, स्मॉल जी की वैल्यू भी कांस्टेंट होगी उस जगह के लिए, एच जो है बदलता रहेगा। तो एच जितना ज्यादा होगा, यानी हाइट जितनी ज्यादा होगी वो पोटेंशियल एनर्जी उतनी ज्यादा होगी, और हाइट जितनी कम होगी पोटेंशियल एनर्जी उतना ही कम होगा। ठीक है, तो हाइट जो कि सबसे ज्यादा कहाँ होगी, जो भी एच मैक्स मैक्सिमम हाइट होगी वही जहां तक पहुंच पाएगा वही उसकी मैक्सिमम हाइट होगी, और वहीं सबसे अधिक स्थितिज ऊर्जा आपकी होगी, मैक्सिमम वहां पर जो है ऊर्जा होगी। यानी एच मैक्स के लिए आपको क्या मिलेगा, यू मैक्स आपको यहाँ पर मिलेगा, ये चीज समझिएगा। तो यहाँ पर अधिकतम ऊंचाई यानी कि एट मैक्सिमम हाइट, जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है, कह रहा है किसी विद्युत हीटर की शक्ति यानी पावर जो है वो 1500 वाट है, 10 घंटे में हीटर द्वारा प्रयुक्त ऊर्जा होगी। द पावर ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज 1500 watts, the energy used by the हीटर इन 10 hours will be। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि 10 घंटे में कितनी बिजली खपत कर देगा, है ना। तो एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम, एनर्जी इज इक्वल्स टू होता है पावर इनटू टाइम। ठीक है, जो कि आपका के डब्ल्यू एच यानी किलो वाट इंटू हावर्स बराबर आपका यहाँ पर पावर इंटू टाइम होता है, के डब्ल्यू एच बराबर होता है 1 के डब्ल्यू एच इज इक्वल टू 1 यूनिट आपका होता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, और यूनिट ही आपसे पूछ रहा है यहाँ पे, तो आपका यानी कि आपका जो पावर होना चाहिए वो किलो वाट में होना चाहिए, और जो टाइम है वो हावर्स यानी घंटे में होना चाहिए। तो पावर यहाँ पर आपका जो दिया है वो 1500 वाट गिवन है, आपके पास 1500 वाट पावर है, और जो टाइम दिया है वो 10 घंटे यानी 10 आवर्स दिए हुए हैं आपके पास। ठीक है, तो अगर हम सॉल्व करें तो पावर है आपके पास 1500 गुणे टाइम है आपके पास 10 घंटे, तो 10 आवर्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर अब चूंकि यहाँ पर 1500 वाट हम नहीं लेंगे, हमें किलो वाट चाहिए, तो हम इसे लिख सकते हैं 1.5 किलो वाट लिख सकते हैं। ठीक है, तो वन, अब इसी पावर को हम कैसे लिख सकते हैं, 1.5 किलो वाट लिख सकते हैं। ठीक है भाई, तो यहाँ पे 1.5 किलो वाट इंटू टाइम हमारा हो जाएगा 10 घंटा यानी कि 10 आवर्स लिख लेंगे, तो 1.5 में 10 का गुणा होगा, तो ये 15 यूनिट या के डब्ल्यू एच के बराबर आपके हो जाएगा। तो यहाँ पर 15 के डब्ल्यू एच और यूनिट आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ऑप्शन है 20 यूनिट, बी ऑप्शन है 40 यूनिट, सी ऑप्शन है 10 यूनिट, और डी ऑप्शन है 15 यूनिट। तो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी यानी कि 15 यूनिट, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो सेशन को लाइक करेंगे सभी, शेयर करेंगे फटाफट से अपने सभी साथियों के साथ जो भी एंट्रेंस एग्जाम 2024 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारे साथ शानदार शानदार बेहतरीन और जबरदस्त तैयारी बच्चे कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, आप सभी के स्क्रीन पे अगला क्वेश्चन आप सभी का आ चुका है। क्या कह रहा है, 10 किलोग्राम की एक वस्तु को पृथ्वी से 6 मीटर की ऊंचाई तक उठाया गया है, निकाय में संचित स्थितिज ऊर्जा होगी, है ना, ये स्थितिज ऊर्जा है। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा की मात्रा होगी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ 10 केजी इज रेज्ड टू अ हाइट ऑफ 6 मीटर फ्रॉम द अर्थ, द अमाउंट ऑफ, यहाँ पर होगा अमाउंट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना, पोटेंशियल एनर्जी इन द बॉडी विल बी, ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है भाई, तो बता दो क्या पोटेंशियल एनर्जी होगी आपकी। मास जो है वो आपको दिया हुआ है 10 केजी, और आपका जो हाइट है वो 6 मीटर दिया हुआ है। तो सिस्टम का आपको स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी बतानी है, तो U इज इक्वल टू होता है m इंटू जी इंटू एच। ठीक है भाई, तो G आपका मान लो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर यहाँ पे है, जहाँ पे ये जो है उठाया जा रहा है। तो मास है आपका 10 केजी, जी है 10, और हाइट है 6 मीटर। तो यहाँ पर हो जाएगा 600, ठीक है, 600 जूल। ठीक है, ए ऑप्शन है 600 जूल, बी ऑप्शन 688 जूल, सी ऑप्शन 588, और डी ऑप्शन 500 जूल। ए ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 22 आप सभी के स्क्रीन पे है। कह रहा है विरामावस्था में यानी रेस्ट पोजीशन में
स्मॉल m द्रव्यमान के एक पिंड में संचित ऊर्जा होगी, इसमें स्टोर्ड एनर्जी कितनी होगी आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है भाई। तो इन द रेस्टिंग स्टेट द बॉडी ऑफ स्मॉल m मास विल हैव द एक्यूमुलेटेड एनर्जी, है ना। तो उसमें जो संचित ऊर्जा होगी, एक्यूमुलेटेड एनर्जी होगी, वो आपको बताना है क्या है। ठीक है भाई। तो किसी भी एम मास की जो द्रव्यमान की कोई भी बॉडी है, अगर उसमें संचित स्टोर्ड एनर्जी की बात करें तो वो m इंटू सी के स्क्वायर के बराबर होती है, जो कि आइंस्टीन के ऊर्जा द्रव्यमान संबंधी समीकरण इसे कहा जाता है। और जहाँ पे c जो है वो प्रकाश की चाल है, यानी स्पीड ऑफ लाइट है, और ये निर्वात में प्रकाश की चाल है ना। इन वैक्यूम आपको यहाँ पर जो है स्पीड ऑफ लाइट देखने के लिए मिल रहा है। ए ऑप्शन है m बाई सी स्क्वायर, बी ऑप्शन एम स्क्वायर सी स्क्वायर, सी स्क्वायर बाई एम आपका सी ऑप्शन है, डी है एम सी स्क्वायर, तो डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। डी ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है यदि किसी पिंड का संवेग यानी मोमेंटम जो है वो 2 टाइम्स यानी दोगुना हो जाए तो इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। इफ द मोमेंटम ऑफ अ बॉडी डबल्स इट्स काइनेटिक एनर्जी विल इंक्रीज। तो अभी जस्ट हमने इस पे एक न्यूमेरिकल करा, सबसे पहले P1 लिखते हैं, फिर P2 लिखते हैं, फिर कह रहा है कि दोगुना कर देते हैं, यानी पहले 100% अगर मोमेंटम रहा होगा, ठीक है, तो फिर कितना कर दिया गया, दो गुना मतलब 200% कर दिया गया। तो अब यहाँ पर कट कर लेंगे, दोनों जो भी कट रहा है, यहाँ 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म, आपका 1 2 यहाँ पे आ जाएगा। अब हमें पता है जो पी स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है काइनेटिक एनर्जी के, हमने पीछे अभी एक्सप्लेन करा था। तो हम स्क्वायर कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा, यहाँ 4 मिल जाएगा। डिफरेंस कितना है यहाँ पे, 3 का डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस ले लेंगे, अपॉन में 1 रखेंगे जो कि पहले आपकी काइनेटिक एनर्जी थी, और इनटू 100 कर देंगे। तो यहाँ पर आपको पता चलेगा कि 300% का आपको काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखने के लिए मिल रहा है। तो 300% आपकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। सी ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर, ए बी सी और ये डी। तो सी ऑप्शन यानी कि 300% विल बी करेक्ट आंसर। तो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर करिएगा, समझ में आ रहा हो तो दिल में रखना, वरना दिमाग में भी नहीं, और सेशन को एक लाइक एक शेयर जरूर करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यहाँ पर जो है क्वेश्चंस की सीरीज चल रही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसी के साथ अगला क्वेश्चन आप सभी के स्क्रीन पर आ चुका है, क्वेश्चन नंबर 24। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके पास, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन और डी ऑप्शन, है ना। तो सुनिएगा प्रश्न क्या है कि ऊर्जा का मात्रक है, यूनिट ऑफ एनर्जी, जूल गुणे सेकंड, जूल प्रति सेकंड, किलोवाट या किलोवाट घंटा। तो मैंने बताया मोस्ट फेमस और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बार बार पूछा जाता है अलग अलग फॉर्मेट में। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा किलोवाट आवर, क्योंकि गलतियां भी बहुत सारे बच्चे करते हैं जो कि तुक्का के चक्कर में रहते हैं, और तुक्का के चक्कर में कुछ और हो जाता है। ठीक है भाई, चलो तो तुक्का मत मारना भाई तुम लोग, क्योंकि तुक्का जितना मारोगे उतना ज्यादा बच्चों से पीछे किया जाएगा तुम्हें। तुम ईमानदारी से अगर 40 क्वेश्चन करके आओगे तो मेरी गारंटी है कि 40-50 क्वेश्चन में भी ग्रुप ए वाले बच्चों का एडमिशन हो जाएगा। लेकिन अगर तुम गलती करोगे, तुक्का मारोगे, 100 क्वेश्चन मार के आओगे, और उसमें तुम्हारे अगर 50 क्वेश्चन भी सही हो जाते हैं और 50 में तुम्हारे तुक्का है, तो ये 100% तय है कि तुम्हारी रैंक 50,000 से ऊपर जाएगी। 1 लाख भी जा सकती है, 1.5 लाख भी जा सकती है। ठीक है, तो इसीलिए तुक्का नहीं मारना, तुक्का मारोगे एक्यूरेसी गड़बड़ाएगी, एक्यूरेसी गड़बड़ाएगी, रैंक गड़बड़ाएगा, और कट ऑफ नहीं आता है यूपी पॉलिटेक्निक में कभी भी, है ना। वो मूर्ख बनाते हैं आपको, जो भी प्लेटफॉर्म है, फला फला जो भी आपको कट ऑफ दे रहे हैं, कट ऑफ नहीं आता है ना। कट ऑफ कभी नहीं देता है यूपी पॉलिटेक्निक, क्या देता है, रैंक सीट देता है। रैंक सीट क्या होता है सर, ये ओआर और सीआर देता है, यानी ओपनिंग रैंक और क्लोजिंग रैंक। जिस कॉलेज की डाटा आप निकालेंगे उसके कोई भी ब्रांच, जैसे सिविल इंजीनियरिंग में ले लो आप, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखनऊ का, इसमें दिखा देगा कि हाँ कितने रैंक से कितने रैंक तक पिछले साल एडमिशन हुआ था, पहले रैंक से लेकर के 200 रैंक तक। तो इस बार भी यही मान के चलो, पहले रैंक से लेकर 200 रैंक तक के बच्चों को एडमिशन दिया जाता है। बात समझ में आ रहा है, चलो आगे बढ़ते हैं। इस तरीके से यहाँ पर एडमिशन होता है। तो अर्ग जो है वो किसका मात्रक है, ये आपसे पूछा जा रहा है। अर्ग इज द यूनिट ऑफ, है ना, अर्ग किसकी यूनिट है, कार्य का, ऑफ वर्क, बल का, ऑफ फोर्स, शक्ति का, ऑफ पावर, या ऊर्जा का, ऑफ एनर्जी। तो सीजीएस यूनिट है ऊर्जा का, अर्ग यानी ऑप्शन नंबर
डी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये ए बी सी और आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि ऊर्जा का, एनर्जी का, ठीक है, ऑफ एनर्जी। देखो हो तो कार्य का भी सकता है, लेकिन कार्य को भी करने में एक प्रकार की ऊर्जा लगती है, तो ऊर्जा सबसे सटीक आंसर होगा इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है इनमें से कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन नहीं है, यानी कि आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉसिल फ्यूल, है ना, कोयला, चारकोल, बायोमास, पेट्रोलियम या इनमें से कोई नहीं। तो बायोमास जो है ये आपका, बायोमास जैसे गोबर गैस वगैरह, ये सब आपके जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल नहीं है, नहीं लाखों करोड़ों वर्ष ये जमीन के अंदर नहीं दबे हुए हैं, हम खुद की व्यवस्था से अपने आर्टिफिशियल अरेंजमेंट्स के मदद से इसको उत्पन्न कर रहे हैं, इसलिए ये जो है आपका नहीं है आपका जीवाश्म ईंधन। जीवाश्म ईंधन का मतलब क्या होता है, जो लाखों करोड़ों वर्ष पृथ्वी के अंदर दब गया है और आज के समय में हम ईंधन के रूप में उसका प्रयोग कर रहे हैं, निकाल रहे हैं, यूज कर रहे हैं, वो हो गया आपका फॉसिल फ्यूल। जैसे कोयला हो गया, कोयले की खदान है, पेट्रोलियम हो गया, पेट्रोलियम निकाला जा रहा है जमीन से, ये सब क्या है, फॉसिल फ्यूल्स के अंदर आ जाते हैं। ठीक है, अगला अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 27 आपका दिया हुआ, यदि किसी वस्तु पर स्मॉल एफ बल लगाने पर वह स्मॉल वी वेग से या वी वेग से गतिमान हो जाता है, तो उस पर लगने वाली शक्ति का मान क्या होगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूव्ड बाय v वेलोसिटी व्हेन फोर्स f इज अप्लाइड व्हेन द वैल्यू ऑफ द पावर एक्सर्टेड ऑन इट्स इज, है ना। ऑप्शन नंबर ए है आपका f इंटू वी, ऑप्शन नंबर बी है आपका f अपॉन वी, ऑप्शन नंबर सी है f अपॉन वी स्क्वायर और ऑप्शन नंबर डी है आपका f इंटू वी आपका स्क्वायर। ठीक है, तो शक्ति का मान यानी पावर का मान आपसे पूछ रहा है, पावर की वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। पावर इज इक्वल्स टू होता है W अपॉन में टी, W अपॉन में टी होता है पावर। ठीक है, तो यहाँ पर W का मतलब हो गया कार्य, जो कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी होता है। अब यहाँ से अगर आप ये डिस्प्लेसमेंट और टी को लें तो आप इसे लिख सकते हैं फोर्स इंटू वेलोसिटी, है ना। तो आपका पावर इज इक्वल टू होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी, तो ऑप्शन नंबर ए विल बी करेक्ट आंसर, ए ऑप्शन जो है वो आपका करेक्ट आंसर होगा। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम चूंकि आपका क्या होता है, ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम जो होता है ये आपका होता है वेलोसिटी, इसीलिए यहाँ पर एफ इंटू वी आपका मिल जाएगा। पावर इज इक्वल टू एफ इंटू वी होगा, यानी फोर्स इंटू वेलोसिटी अगर आप करते हैं तो आपको मिल जाता है यहाँ पर क्या, आपको मिल जाता है पावर। ठीक है भाई, अब सुनो, जो भी बच्चे फुल कोर्स के साथ जुड़ना चाहते हैं फटाफट से, अब इतना 1 घंटे पढ़ने के बाद आनंद तो आ ही गया होगा, आनंद आ गया हो तो भाई लाइव चैट में फटाफट से बता देना, कमेंट बॉक्स में अच्छा अच्छा कमेंट कर देना। और अब तो भाई सेशन को लाइक और शेयर कर दो अपने सभी साथियों के साथ। फुल कोर्स जो भी बच्चे ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए छोटा सा सजेशन है, सोनू सर क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए आप लोग। ठीक है, सोनू सर क्लासेस ऐप में पढ़ने का फायदा क्या है, प्रॉफिट क्या है सोनू सर क्लासेस ऐप में, अगर आप पॉली अवतार 2024 कोर्स है जिसमें 15 फरवरी तक आपको कंप्लीट कोर्स मिलेगा और यहाँ पे 90 के 90 चैप्टर्स कंप्लीट मिलेंगे। ठीक है, इसमें पढ़ने का फायदा क्या है ना, ऑलरेडी बहुत सारे चैप्टर्स कराए जा चुके हैं जो कि रिकॉर्डेड आपके पास अवेलेबल हैं। तो इसमें पढ़ने का फायदा सबसे पहले तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, यूट्यूब पे जो लाइव होता है वो भी आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में मिल जाता है और आपके जो ऐप में लाइव होंगे वो भी आपको वहां पर रिकॉर्डेड बाद में मिल ही जाता है। ठीक है, प्लस इनके नोट्स, जो भी नोट्स होते हैं वो सारे आपको मिल जाते हैं। इसके अलावा आपकी जो भी क्लास की पीडीएफ्स होती हैं वो सब आपको मिल जाती हैं, सॉल्यूशन पीडीएफ हैंड रिटन सारी। ठीक है, इसके अलावा आपको प्रैक्टिस करने के लिए ब्लैंक पीडीएफ दिया जाता है ताकि आप लोग क्या कर सके, जो भी क्वेश्चंस मैंने पढ़ाया उसे आप बिना देखे प्रैक्टिस कर सकें। इसके अलावा आपको एक टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराई जाती है जिसमें आप अपने नॉलेज को टेस्ट कर पाते हैं और अपनी एक्यूरेसी को चेक कर पाते हैं कि आपकी एक्यूरेसी कितनी है, कितना आप सही कर रहे हो, कितना गलत कर रहे हो, ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पॉली अवतार 2024 कोर्स के अंदर मिल जाता है। इसके अलावा ओरिजिनल आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपको पीवाईक्यूज के अलावा आपको यूपी और बिहार दोनों के मिल जाते हैं 10 साल के। ठीक है, यूपी और बिहार के ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर्स मिल जाते हैं जो कि आपको किसी किताब में नहीं मिलेंगे। कोई भी आप प्रैक्टिस सेट मंगा लो, प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल पेपर के नाम से कोई बुक मंगा लो, किसी में आपको ओरिजिनल पेपर नहीं मिलेगा क्योंकि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं, तो ऐसे में नहीं है और बिहार में पेपर आपको दिया ही नहीं जाता। ठीक है, तो ये सारी चीजें मिल जाएंगी। इसके अलावा आईईआरटी के आपको यहाँ पर आपको
प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर इसी के अंदर मिल जाएंगे। ठीक है, फोल्डर वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। जैसे आपकी मैथ्स की क्लास है तो मैथ्स के अंदर भी अब अगर आप जाओगे तो इसके अंदर जैसे आपका वर्गमूल घनमूल है तो वर्गमूल घनमूल का फोल्डर मिलेगा। उसके अंदर आपका यहाँ पर जितनी क्लासेस होंगी 1 2 3 4 करके ऐसे मैनेज होगी। फिर नेक्स्ट सेकंड चैप्टर जो होगा वो उसका अलग फोल्डर है, उसके अंदर 1 2 3 4 ऐसे करके आपकी क्लासेस सिस्टमेटिक और उसकी प्रैक्टिस पीडीएफ और पीडीएफ सारी क्लास के साथ है ना। ये जैसे मान लो आपकी क्लास है तो क्लास में यहाँ प्ले का ऑप्शन है और यहाँ पे आपको व्यू पीडीएफ का ऑप्शन मिल जाता है भैया कि पीडीएफ देख लो अपना, ये पीडीएफ भी है यहाँ पे। ठीक है, और उसके बाद प्रैक्टिस पीडीएफ उसी क्लास के नीचे यहाँ पर आपको पीडीएफ यहाँ पे ऑप्शन दे दिया जाता है कि भैया ये पीडीएफ है अपना, यहाँ पे इसको रेडी कर लो, है ना। ये चीज सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से मिलती हैं। तो नोट्स बनाओ ना बनाओ कोई दिक्कत नहीं, कोई टेंशन नहीं है, आपको ऐप में सारी फैसिलिटीज मिल जाती हैं कि आप बस भैया पढ़ाई पे ध्यान दो, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो और अपने टाइम को सेव करने की आदत डालो, तैयारी करो। ठीक है, ये सारी चीजें आप कर सकते हो। कोर्स जो है वो बहुत कम प्राइस में है, ओनली 499 में है ना। कॉलेज की तो ऐसी दशा है कि 13,000 रुपए फीस लेकर भी वो कुछ नहीं पढ़ाते, जबकि हम फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स सारी चीजें आपको ओनली 499 में करा रहे हैं। इसके अलावा जितने भी क्रैश कोर्सेज हम लॉन्च करने वाले हैं अगले 1 महीने के अंदर, वो सभी क्रैश कोर्सेज में यानी 15-15 दिन के जो क्रैश कोर्सेज होंगे जिसमें कंप्लीट सिलेबस रिवीजन होगा, वो सारे आपको इसके अंदर मिल जाएंगे ओनली 499 में। तो आपका कहीं भी किसी भी प्रकार से कुछ भी लॉस नहीं होता है और आप बहुत अच्छा रिजल्ट इसका प्राप्त कर पाते हो। इसीलिए मैं इसमें गारंटी भी लेता हूं कि जो भी बच्चा इस कोर्स से जुड़ेगा उसकी मेरी गारंटी है कि वो 300 प्लस मार्क्स ही स्कोर करेगा। और अच्छे मार्क्स का मतलब है अच्छा रैंक, गलती करने से बचेगा बच्चा तो डेफिनेटली वो 500 रैंक के अंदर आएगा और जिस कॉलेज पे हाथ रखेगा, जिस ब्रांच पे हाथ रख देगा, उसमें उसका एडमिशन हो जाएगा। ये चीज यहाँ पे हम इंश्योर करते हैं। इसके अलावा ग्रुप के वालों के लिए बड़ी समस्या होती थी। ग्रुप के वाले जो बच्चे होते थे उनको क्या था कि आपके फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स के ओनली 40 क्वेश्चंस आते हैं, ये तो सिर्फ आपको मिल ही जाते थे कहीं ना कहीं से, यूट्यूब में फ्री में भी आपको मिल जाते थे। लेकिन 60 क्वेश्चंस की बड़ी समस्या होती थी भैया, है ना। क्योंकि ये इंजीनियरिंग लेवल का है और अगर यूट्यूब पे कोई भी टीचर पढ़ाता है तो उसको कोई भी प्रॉफिट उस चीज से नहीं होगा, क्योंकि यूट्यूब से तो मतलब यो समझ लो ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर जो है प्रॉफिट आपको देखने के लिए मिलता है। ठीक है, ऐसे में क्या है, हमने एप्लीकेशन में प्रॉफिट ना होते हुए भी आपको क्या करा कि आपके लिए टेक्निकल क्लासेस उपलब्ध करा दी हैं। ठीक है, टेक्निकल क्लासेस 60 क्वेश्चन की आपकी मिल जाएंगी। जैसे K1 ग्रुप में आप यहाँ पे फॉर्म भरेंगे तो आपसे सिविल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। K2 ग्रुप के फॉर्म भरने पे इलेक्ट्रिकल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। K3 ग्रुप के फॉर्म भरने पे इलेक्ट्रॉनिक्स के पूछे जाते हैं। K4 में आपके यहाँ पर मैकेनिकल के पूछे जाते हैं। और आपका K5 का अगर ग्रुप का फॉर्म भरोगे तो CS और IT के ये 60 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 40 में से सभी बच्चे तो कम से कम 30-35 क्वेश्चन कर ही ले जाते हैं, लेकिन फंसते कहाँ है इस 60 क्वेश्चन में। और जो इसको स्किप कर देता है या तुक्का मार के आता है उसका सिलेक्शन वहीं के वहीं रद्द हो जाता है, क्योंकि गलती होगी तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन नहीं होगा। क्योंकि एक ब्रांच में जैसे सिविल में मान लो तो 2000 बच्चों का यहाँ पे फॉर्म भरा जाता है और सीटें देख लो तो पूरे उत्तर प्रदेश में 100 से 150 सीटें ही हैं सिर्फ और सिर्फ एक ब्रांच के लिए, है ना। लेटरल एंट्री सभी कॉलेजों में भी नहीं है और है तो बहुत कम सीटें हैं। तो यो मान के चलो इसका सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है। और अगर आप सिलेक्शन चाहते हो तो आपको टेक्निकल भी पढ़ना पड़ेगा। और टेक्निकल की पढ़ाई कौन कराएगा, सोनू सर क्लासेस ऐप कराएगा आपको। और उसके लिए आपको कोर्स ज्वाइन करना पड़ेगा ग्रुप के नाम से। इसके लिए अलग से कोर्स आपके लिए बना हुआ है जो कि ओनली 999 में फुल कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। 16 फरवरी के बाद इसकी फीस हाइक हो जाएगी, 1699 हो जाएगी। और ये 499 वाली फीस जो है वो आपकी 999 में हो जाएगी। इसलिए बजट फ्रेंडली कोर्स को अभी जाइए हमारे ऐप से आप ऐप से जो है ज्वाइन कर लीजिए और डाउनलोड कर लीजिए तुरंत सोनू सर क्लासेस ऐप को। इसके अलावा संडे को फ्री टेस्ट हो रही है, फ्री टेस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको यही ऐप जो है डाउनलोड करना होगा फ्री टेस्ट के लिए भी। तो वो ऐप जो है डाउनलोड कर लीजिएगा। संडे प्राइज और फ्री टेस्ट भी आपको इसी एप्लीकेशन में देखने के लिए मिलता है। तो अभी जाइए और डाउनलोड करिए सोनू सर क्लासेस ऐप। मिलेंगे किसी अन्य वीडियो लाइव सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें।